हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव पे, भारत का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाई कराई जाती है। मेरा नाम है पार्थ खुंगर, प्यार से आप मुझे पीके सर बुला सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिया था वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं लिया था वो एक बार पहला लेक्चर जरूर जाकर देखें। देखिए, हमने पहले लेक्चर में अध्याय पहला पढ़ा था, क्या? जीवों में जनन। मैंने आपको बताया था जनन क्या होता है, जनन क्यों जरूरी है, जनन के कितने प्रकार है, ये हम बात कर चुके थे। ठीक है, हमने बात करी दो प्रकार के जनन होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। ठीक है, मैंने दोनों की परिभाषाएं बता दी थी, दोनों का अर्थ बता दिया था आपको, क्या होता है अलैंगिक और क्या होता है लैंगिक। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? अलैंगिक जनन, इसके कुछ प्रकार। आप में से कई बच्चों ने ये कहा कि सर ये जो है ये हटा दिया गया है हमारे कोर्स में से। हाँ जी, बिल्कुल है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है वो दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम जितना जल्दी कर सकते हैं जल्दी से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हट गया, लेकिन इसका कुछ भाग जो है वो दूसरे चैप्टर से लिंक है, इसलिए मैं पढ़ाना जरूरी समझता हूं इस चीज को। ठीक है, आइए देखिए, तो हमने बात करी अलैंगिक जनन, इसके 6 प्रकार हैं, जिसमें से पहला प्रकार हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? फिजन। ठीक है, अब विखंडन क्या होता है देखिएगा, ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, ये कोशिका अपने आप को 2 बराबर भागों में बांट लेती है। क्या बोला मैंने? 2 बराबर भागों में बांट लेती है, या 2 से ज्यादा भागों में बांट लेती है। ठीक है, तो आपको समझना है क्या विखंडन का मतलब क्या है। अब बहुत बारीक चीज है जो आपको देखनी है। सबसे पहला बिंदु याद रखना है आपको, स्टार बनाकर लिख लीजिएगा इस चीज को, क्या कि विखंडन जो है वो एकल कोशिकीय जीवों में होता है। सबसे पहला बिंदु आपको यह याद रखना है कि विखंडन किसमें होता है? एकल कोशिकीय जीवों में होता है, भूलना नहीं है आपने। क्या है इसका मतलब? कि ये एकल कोशिकीय एक जीव था, ये एक कोशिका है, ठीक है, और एक जीव है। इसने अपने आप को या तो 2 बराबर भागों में बांट लिया या 2 से ज्यादा भागों में बांट लिया। यही क्या कहलाता है आपका? सिंपल सा क्या? विखंडन। बहुत सिंपल था। ठीक है, अब बात आ रही है, अगर ये कोशिका अपने आप को 2 भागों में बांटती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। बहुत सिंपल, क्या नाम दिया हमने इसको? द्विविखंडन, क्योंकि कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। अब आप जरा सोचिए, अगर इसने अपने आप को 2 से ज्यादा भागों में बांट लिया तो मैं इसको क्या बोलूंगा? द्विविखंडन, त्रिविखंडन, क्या बोलूंगा मैं इसको? बोलूंगा बहुविखंडन। सिंपल सा था। ठीक है, तो एक हो गया हमारा द्विविखंडन और एक हो गया हमारा बहुविखंडन। यानी अगर 2 बराबर भागों में बटा तो द्विविखंडन, 2 से ज्यादा भागों में बट गया तो क्या कहलाएगा आपका? बहुविखंडन। समझ में आ गया ना? सिंपल है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो द्विविखंडन है इसका उदाहरण बताएं। द्विविखंडन किस में मिलता है? तो आपने याद रखना है 2 उदाहरण, आपने याद रखने, एग्जाम्पल 2 याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल आपने याद रखना है क्या? युगलीना। भूलिएगा मत, क्या उदाहरण है? युगलीना। और दूसरा उदाहरण है पैरामीशियम। ठीक है, ये बच्चों आपने 2 उदाहरण याद रखने हैं। कौन कौन? एक तो युगलीना और एक है पैरामीशियम। ठीक है, इन दोनों में क्या पाया जा रहा है आपका? द्विविखंडन। भूलना नहीं है आपने। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। दूसरा, बहुविखंडन किस में मिलता है? बहुविखंडन का उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं बहुविखंडन के, ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप सभी ने ये नाम सुना है क्या? अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में क्या मिल रहा था आपका? बहुविखंडन, पहला उदाहरण। दूसरा जो उदाहरण है वो है आपका क्या? प्लाज्मोडियम।
अब मेरे ख्याल से हर बच्चा जिसके पास जीव विज्ञान है उसको यह पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम से एक बीमारी होती है। यह प्लाज्मोडियम किसी की लार में मिलता है, उसके काटने से कोई बीमारी होती है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कौन होता है वो, याद रखना है क्या, उस बीमारी का नाम है क्या, मलेरिया। ठीक है, और उस जंतु का नाम क्या है जिसकी लार में प्लाज्मोडियम मिलता है, क्या, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर की लार में क्या मिलता है, प्लाज्मोडियम। जब वो काटती है तो ये प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जाता है और कौन सा रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया। भूल मत जाना। तो भैया हमने यहां पर मात्र ये 2 उदाहरण देखे किसके, बहुविखंडन के, और 2 उदाहरण देखे हमने किसके भैया, द्विविखंडन के। तो ये पहला हमारा क्या था, अलैंगिक जनन। बहुत सिंपल सा आपने याद रखना है। अलैंगिक जनन पहला कौन सा, विखंडन, या तो कोई जीव। जीव कैसा होना चाहिए ये जरूर याद रखना, एकल कोशिकीय होना चाहिए। अपने आप को या तो 2 भागों में बांटेगा या 2 से ज्यादा, 2 में बांटा द्विविखंडन, 2 से ज्यादा बहुविखंडन। द्विविखंडन के उदाहरण युगलीना, पैरामीशियम। बहुविखंडन के उदाहरण क्या है, अमीबा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, आइए, तो ये पहला हमारा क्या हो गया, विखंडन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, मुकुलन। साथ साथ लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहां पर कौन सा, मुकुलन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, मुकुलन की। ठीक है, अब मुकुलन का मतलब क्या होता है, आपने याद रखना है, जब किसी मात्र जीव, क्या बोला मैंने, जब कोई मात्र जीव जो होता है या कोई भी जनक जो होता है, उस जनक पर एक कलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ, एक कलिका का। यह कलिका कुछ समय के लिए उसी जनक पर क्या करेगी, वृद्धि करेगी। क्या करेगी बच्चों, वृद्धि करेगी। और वृद्धि करने के बाद कुछ समय बाद उससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और फिर वापस से क्या बना देगी, वो पूर्ण जीव बना देगी। आइएगा देखिएगा, मान लेते हैं, ध्यान से सुनिए, ये एक यीस्ट है। ठीक है, अब ये नाम आप सभी ने सुना होगा, यीस्ट। हिंदी में खमीर भी बोल देते हैं। ठीक है, इडली समोसा जब बनाते हैं, सॉरी समोसा नहीं, इडली जब हम बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, खमीर उठाते हैं। खमीर उठना का मतलब क्या होता है, यीस्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो यीस्ट जो है वो एक कौन है, भूलना नहीं है, ये एक कवक है। कौन है भैया, ये एक कवक। कहीं स्टार बनाकर नोट डालकर लिख लीजिएगा कि पूरे, ध्यान से सुनना, पूरे कवक जगत में एकमात्र ऐसा प्राणी जो एकल कोशिकीय होता है वो कौन होता है, यीस्ट होता है। बाकी सारे के सारे कवक कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लिख लीजिएगा नोट डाल के जो मैं बोल रहा हूं, क्या कि पूरे कवक जगत में सारे के सारे प्राणी कैसे होते हैं, सारी की सारी कवक, सारी की सारी फंजाई कैसी होती है आपकी, बहुकोशिकीय। यीस्ट कैसा होता है, एकल कोशिकीय। भूलना नहीं है इसको। ठीक है, अब देखिए ये एक यीस्ट है, ये एकल कोशिकीय है, आपका प्राणी है। ठीक है, अब इस यीस्ट में ध्यान से देखिएगा, इस यीस्ट में क्या हुआ, इस यीस्ट में ये जो केंद्रक था, ये केंद्रक जो है दुगना हुआ। आधा भाग इसमें चला गया और आधा भाग यहीं रहा। ठीक है, आधा भाग इसमें इस संरचना में गया और आधा यहीं पर रह गया। इस संरचना को हम बोलते हैं मुकुल, या इसको हमने क्या नाम दिया है, कलिका। ये एक कलिका है या ये एक मुकुल है जो इस यीस्ट पर पैदा हुई। ठीक है, जब ये पैदा हुई तो इसके अंदर हमने क्या स्थानांतरित कर दिया, केंद्रक स्थानांतरित कर दिया। अब ये यहां पर क्या करेगी, वृद्धि करेगी, और वृद्धि करने के बाद ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और जब ये अलग हो जाएगी
तो पोषणीय पदार्थ जैसे ही मिलेगा, अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही मिलेगी, ये वापस से क्या बना देगी, एक यीस्ट बना देगी। तो सोचिए ये क्या कहला रही है, ये प्रक्रिया क्या कहला रही है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, कोई टफ नहीं है, ये बहुत इजी चीजें हैं। मुकुलन का मतलब क्या था कि जब जनक पर एक कलिका का निर्माण होएगा, एक संरचना वृद्धि करेगी, ठीक है, और वो संरचना, वो कलिका, वो मुकुलन जो है, वो मुकुल जो है, वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और संपूर्ण जीव का निर्माण कर देगी। भैया इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मुकुलन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण आपने याद रखना है। एक तो मैंने आपको क्या बता दिया है, यीस्ट बता दिया, ठीक है। दूसरा उदाहरण, पहला तो मैंने क्या बता दिया आपको, यीस्ट बता दिया। दूसरा उदाहरण मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए क्या, हाइड्रा। भूलना मत, कौन भैया, हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या होता है, मुकुलन होता है। भूलिएगा मत इस चीज को। ये हमारा दूसरी प्रक्रिया थी, क्या थी हमारी, मुकुलन। मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए, एक यीस्ट बताया, एक हाइड्रा बताया है, ठीक है। ये हमने किसकी बात कर ली है, मुकुलन की। आगे चल रहे हैं, किसकी बात करने वाले हैं, विखंडी जनन की। आइएगा, इसको लिख लीजिएगा जल्दी से, मैं मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। चलिए, दो प्रकार हमने देख लिए किसके, अलैंगिक जनन के। अब तीसरा प्रकार कौन सा, विखंडी जनन, ठीक है। अब देखिए, विखंडी जनन और विखंडन में क्या अंतर है। विखंडन का मतलब क्या था, ये इसको हम बोलते हैं फिजन और इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब बच्चों, आपको उन बच्चों से कुछ ज्यादा नॉलेज लेनी होगी जिनको यही नहीं पता कि विखंडन और विखंडी जनन में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिएगा, बहुत मामूली सा अंतर है। जल्दी से सोचिए, विखंडन किस में मिल रहा था, एकल कोशिकीय जीवों में मिल रहा था कि बहुकोशिकीय जीवों में मिल रहा था। आप जानते हैं, मैंने बता दिया आपको किस में मिल रहा था, एकल कोशिकीय में। लेकिन विखंडी जनन जो है वो किस में मिलेगा, सबसे पहला बिंदु आपने याद रखना है विखंडी जनन का, कि ये किस में मिलेगा, बहुकोशिकीय जीवों में मिलेगा, ठीक है। तो पहला बिंदु याद रखना, क्या, विखंडी जनन किस में मिलेगा, बहुकोशिकीय जीवों में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं एक डायग्राम से आपको बता रहा हूं विखंडी जनन क्या है, देखिएगा। अब ये एक संरचना है, किसकी है मैं आपको बताता हूं। आप सभी ने 11th क्लास में पादप जगत पढ़ा था। उस पादप जगत में आपके पादपों का जब हमने वर्गीकरण किया था, तो उसमें एक शब्द आया था, क्या याद करिए, थैलोफाइट आया था ना। थैलोफाइट के अंदर किसको रखा गया, कौन से पादपों को रखा गया, शैवालों को। कितनी प्रकार की शैवालों को, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, हरित शैवाल, भूरी शैवाल और लाल शैवाल, ठीक है। अब इन 3 शैवालों में से जो सबसे ज्यादा विकसित शैवाल होती है वो कौन होती है, हरित शैवाल। इस पृथ्वी पर सबसे पहले पादप कौन थे, लाल शैवाल, फिर कौन आए, भूरे शैवाल, फिर कौन आए, हरित शैवाल। यानी हरे शैवाल जो हैं वो सबसे ज्यादा विकसित शैवाल है, ठीक है। थैलोफाइट के अंदर रखे जाते हैं, जिनको हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये एक हरित शैवाल का बनाया है, जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। सॉरी, इसका नाम याद रखना, क्या है ये, स्पाइरोगाइरा। ये कौन है बच्चों, याद रखना, एक हरित शैवाल, ठीक है। अब हमने देखिए क्या किया, हमने इसको काटा, कितने भागों में बट गया ये, 3 भागों में। यानी इसके 3 क्या हो गए हैं, खंड हो गए हैं। 3 क्या बन गए हैं, यहां पर खंड बन गए हैं। अब ये जो तीनों खंड हैं, ये तीनों खंड आगे जाकर, ध्यान से सुनना,
ये तीनों खंड आगे जाकर क्या बनाएंगे, एक पूर्ण परिपक्व क्या बनाएंगे, आपका स्पाइरोगायरा। तो अब आप मुझे बताएं, क्या यहां पर इस प्रक्रिया में, सोच समझ के मुझे बताएं, क्या इस प्रक्रिया में क्या एक शरीर टूट रहा है या नहीं टूट रहा? टूट रहा है ना। लेकिन कब टूटेगा? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको विखंडी जनन में याद रखना है। पहला मैंने आपको बताया विखंडी जनन किस में होएगा, बहुकोशिकीय जीवों में होएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है कि ये जो विखंडी जनन जिन जीवों में होता है वो कब होता है। तो याद रखना ये कब होता है, जब कोई जीव परिपक्व हो जाता है। भूलना मत इस चीज को, याद रखना, जब कोई जीव परिपक्व हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, विखंडी जनन करता है। तो बहुत सिंपल सा था, विखंडी जनन का मतलब क्या था कि जब कोई शरीर, कैसा शरीर, बहुकोशिकीय जीव का शरीर, जब क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो अपने आप को खंडों में बांट लेगा, और वो खंड जो हैं वो क्या होंगे, विकसित होकर वापस से क्या बना देंगे, जीव बना देंगे। भैया ये क्या कहलाएगा, आपका विखंडी जनन। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया विखंडी जनन का उदाहरण मैंने एक तो आपको बता दिया, क्या बताया, एक तो स्पाइरोगायरा, कौन थी ये, हरित शैवाल, भूलना नहीं है, क्या है भैया ये, हरित शैवाल। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर, दूसरा उदाहरण यहां पर लिख देता हूं, दूसरा उदाहरण, उदाहरण लिखते जाइएगा। पहला उदाहरण कौन है, स्पाइरोगायरा। दूसरा उदाहरण लिखिएगा यूलोथ्रिक्स, ठीक है। अब आप कहेंगे यूलोथ्रिक्स क्या है, तो ये भी भूलना मत, ये भी कौन है, आपकी हरित शैवाल है। तो मैंने आपको यहां पर दो उदाहरण बताए किसके, विखंडी जनन के, एक बताया स्पाइरोगायरा, एक बताया आपको कौन, यूलोथ्रिक्स। आप दोनों के दोनों कौन है, आपके हरित शैवाल है। लिख लीजिएगा, नोट्स और कॉपी साथ में होना चाहिए, लिख लीजिएगा क्या, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा किसके उदाहरण है, आपके विखंडी जनन के, ठीक है। सिंपल सा था, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चल रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा उदाहरण, मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चल रहे हैं। अब हम यहां पर आ रहे हैं, हमारा चौथा प्रकार अलैंगिक जनन का, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था। मैक्सिमम बच्चे, अधिकतर बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही था। क्या पूछा था, मैंने आपसे कहा था कि साहब मैंने आपको एक प्रक्रिया कर कर दिखाई, मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी है, मैंने जो करके दिखाया था वो क्या था, लैंगिक जनन था कि अलैंगिक जनन का कौन सा भाग था इनमें से। मैंने आपसे ये करके दिखाया था, इस तरीके से बोला था ना, ये देखिए ये अंगूठा टूट गया। अब जब ये अंगूठा टूट गया और इस कटे हुए अंगूठे पे वापस से अंगूठा आ गया, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन। तो चौथा भाग जो है अलैंगिक जनन का वो क्या है, पुनरुद्भवन। तो अब आप कहेंगे साहब पुनरुद्भवन और विखंडी जनन में क्या अंतर है। कई वैज्ञानिक, ध्यान से सुनना, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि विखंडी जनन और पुनरुद्भवन एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों अलग हैं। दोनों में क्या असमानता है, जरा जल्दी से सोचिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि विखंडी जनन कब होता है, जब कोई जीव परिपक्व होता है या नहीं होता है। तो याद रखना, विखंडी जनन कब हो रहा था, जब कोई जीव क्या होता है, परिपक्व होता है, तो क्या होता है, विखंडी जनन होता है। लेकिन पुनरुद्भवन जो है वो कभी भी हो सकता है,
चाहे वो जीव परिपक्व हो या परिपक्व होने से पहले भी क्या हो सकता है, पुनरुद्ध भवन हो सकता है। जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे, भूलना नहीं है आपने, पुनरुद्ध भवन का मीनिंग तो समझ में आ गया क्या? जब किसी जीव का कटा हुआ भाग, क्या बोला मैंने? जब किसी जीव का कटा हुआ भाग वापस से निर्मित हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पुनरुद्ध भवन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। नीट में बहुत फेमस क्वेश्चन, दो बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखना, भूलना नहीं है पूरी लाइफ भर आपने। पहला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता इस पृथ्वी पर कौन से जीव में मिलती है? आप में से कई हैं जो जानते हैं, याद रखिएगा, क्या नाम है उस जीव का? भूलना नहीं है। अधिकतम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में होती है? प्लेनेरिया में। भूलना नहीं है भैया, मैं यहां पर पांच सितारा लगा रहा हूं। ठीक है, 5 स्टार बिल्डिंग है ये हमारी। कौन? प्लेनेरिया। भूलना नहीं है, वो जीव जिसके अंदर अधिकतम क्या मिलती है? भूलना मत, क्या कौन सी क्षमता? पुनरुद्ध भवन की क्षमता मिलती है। वो कौन सा जीव है? हमारा प्लेनेरिया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके शरीर का, हमारे शरीर का, मनुष्यों के शरीर का वो कौन सा भाग है जिसके अंदर अधिकतम पुनरुद्ध भवन की क्षमता मिलती है? तो याद रखना है आपको, हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में अधिकतम पुनरुद्ध भवन की क्षमता कौन से भाग में पाई जाती है? भूलिएगा मत, किसकी? हमारे यकृत, यानी हमारा जो लीवर होता है, हमारा यकृत होता है, उसके अंदर अधिकतम क्षमता पाई जाती है। किस चीज की? पुनरुद्ध भवन की। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई। क्या? पुनरुद्ध भवन क्या था? पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या था? जब कोई जीव जो है उसका कटा हुआ भाग वापस आ जाए या कटे हुए भाग से पूरा जीव बन जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन। जिसके दो उदाहरण हैं मैंने बताए, और भी कई उदाहरण है, हाइड्रा है, अमीबा है, यकृत की कोशिकाएं, प्लेनेरिया है, हमारी त्वचा भी है। जरा सोचिए, जब हमारा कोई भाग छिल जाता है तो क्या वो हमेशा छिला हुआ रहता है? क्या नहीं, हमारी त्वचा वापस से आती है ना, लेकिन क्या एक ही दिन में आ जाती है? क्या कुछ समय लगता है ना। तो हमारे त्वचा में पुनरुद्ध भवन की क्षमता है, लेकिन बहुत कम है, धीमी है। और हमारे शरीर में अधिकतम पुनरुद्ध भवन क्षमता किसमें मिल रही है? यकृत में। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने यकृत को दो भागों में काट दिया तो आधे भाग से हम काम चला लेंगे। नहीं भैया, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, भूलना मत। थोड़ी सी भी डैमेज होती है तो उसका असर शरीर पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन यह जरूर याद रखना कि यकृत की कोशिकाएं जो हैं वो बहुत जल्दी क्या कर लेती हैं? पुनरुद्ध भवन कर लेती हैं। तो भैया मैंने यहां पर चार आपको क्या बता दिए हैं? अलैंगिक जनन। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा जल्दी से सोच समझ के मुझे बताइएगा। क्या छिपकली में पुनरुद्ध भवन की क्षमता है या नहीं है? सोच के मुझे बताइएगा। उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो कटी हुई पूंछ से पूरी छिपकली बन जाती है या वो भाग वापस से आता है? तो आपको आंसर आना चाहिए क्या? कि छिपकली में पाई जा रही है क्या? पुनरुद्ध भवन की क्षमता, लेकिन वहां पर कटे हुए भाग से पूरा शरीर नहीं बनेगा। वही कटा हुआ भाग जो वहां से कट गया था वो पुनः वापस आ जाएगा। ठीक है, तो पुनरुद्ध भवन दो तरीके से होता है, या तो पूरा शरीर बन जाए या वो कटा हुआ भाग वापस से आ जाए। तो दो तरीके से होता है क्या? पुनरुद्ध भवन। ठीक है, चलिए पांचवा पढ़ रहे हैं कौन? बीजाणु जनन। अब साहब बीजाणु जनन क्या होता है? आइएगा देखिएगा। हमने बोला बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है? जब कोई शरीर या कोई जीव के अंदर किसका निर्माण होता है? कुछ कोशिकाओं का। ध्यान से सुनना, क्या बोला? जब किसी जीव के अंदर कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। क्या नाम दिया हमने उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को? बीजाणु।
ये हैं विशेष प्रकार की कोशिका, ठीक है, जिनको हमने क्या नाम दिया है, बीजाणु। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब इनमें विशेषता क्या है, तो दो विशेषता है। एक तो ये विशेषता है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जिंदा रहती है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों का असर बीजाणुओं पर नहीं हो पाता है, पहला पॉइंट। यानी ये किसको झेल सकती हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को क्या करती हैं, झेल लेती हैं। और दूसरा बिंदु, क्या इनके अंदर क्षमता होती है क्या करने की, संपूर्ण जीव बनाने की, वही तो क्या हो गया हमारा अलैंगिक जनन। तो दूसरा बिंदु तो बहुत सिंपल सा है, क्या कि बीजाणुओं के अंदर क्षमता है क्या बनाना, पूरा शरीर। आखिर ये विशेष क्यों थी, क्योंकि ये किसको झेल सकती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को क्या कर सकती हैं, झेल सकती हैं। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। अब इनके उदाहरण देखने से पहले मैं दो बिंदु आपको यहां पर बताने वाला हूं, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। बीजाणु क्या कर सकते हैं, बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखते हैं। बीजाणु जो है वो संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। बीजाणु क्या है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बीजाणु हैं साहब, ये बीजाणु आपके दो प्रकार के होते हैं, या तो चल बीजाणु, ठीक है, और एक होते हैं अचल बीजाणु। एक कौन थे हमारे, चल बीजाणु, और एक कौन है, अचल बीजाणु। अब साहब चल बीजाणु क्या होते हैं, अचल बीजाणु क्या होता है, ये जल्दी से देखते हैं। चल बीजाणु को याद रखना क्या बोलते हैं, जूस्पोर। ठीक है, अब कई बच्चे हैं, ये शब्द अगर आपको कहीं दिखे तो घबराइएगा मत, क्या, एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं, अचल बीजाणुओं को हम क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर, और चल बीजाणुओं को क्या बोलते हैं, जूस्पोर। अब आप कहेंगे साहब क्या होते हैं, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, चल और अचल। कौन चल सकता है और कौन चल नहीं सकता, किसमें गति होएगी, चल में, किसमें नहीं होएगी, अचल में। अब आप कहेंगे गति कैसे होएगी, गति करने के लिए अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे पास गति करने के लिए क्या है, हमारे पास गति करने के लिए क्या है, कोई संरचनाएं है या नहीं है, हमारे पास है ना। कौन सी संरचना है हमारे पास, मनुष्यों के पास क्या है। आप में से कईयों का आंसर आएगा सर हमारे पास 11 नंबर की गाड़ी है। अब आप में से कईयों को यही नहीं पता होगा कि 11 नंबर की गाड़ी क्या है। ये देखिए, ये मनुष्य है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा नहीं है। जरा सोचिए, ये मनुष्य की दो टांगे हैं, कितनी टांग है हमारे पास, कितने पाद हैं हमारे पास, पश्चेपाद कितने हैं हमारे पास, दो पश्चेपाद है, दो पैर हैं। क्या हमारे पास 11 नंबर की गाड़ी है या नहीं है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे पास 11 नंबर की गाड़ी यानी हमारे पैर जो हमें गति करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे अंदर, उसी तरीके से चल बीजाणु यानी जो चल सकते हैं, गति कर सकते हैं, उनके पास क्या होगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी खोलकर देखिएगा, मिल जाएगा इस तरीके से आपको। ये हैं कौन, भूलिएगा मत, इनका नाम क्या है, क्ले माइडोमोनास। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, यहां से आपके कान में जो भी मैं बोल रहा हूं, यहां से कान में जाना चाहिए, यहां से नहीं निकलना चाहिए। यहां से अगर जा रहा है तो यहीं सीधा मस्तिष्क में जाना चाहिए भैया, यहां से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चाहे तो एक कान पे हाथ रख लो, मजाक कर रहा हूं। चलिए, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास भूलना नहीं है, ये भी हमारी क्या है, हरित शैवाल है। भूलिएगा मत, क्या है भैया, ये एक हरित शैवाल है। कौन, क्लेमाइडोमोनास, जिसके पास ये देखिए दो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही हैं। ये कौन है, कशाभिका। कौन है ये, इनका नाम क्या है, ये जो संरचनाएं हैं यहां पर धागे की जैसी संरचनाएं जो
चलने में सहायता करेंगी वो कौन है? यहां पर कशाभिका है। इन्हीं कशाभिका के कारण ये क्लेमाइडोमोनास क्या करेंगे? जल में गति करेंगे। तो जरा सोचिए, ये कौन है? ये बीजाणु है। ये कौन से बीजाणु हैं? ये चल बीजाणु हैं। ये क्लेमाइडोमोनास जो थी उसके अंदर बने। जब ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर संपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जो जनक क्लेमाइडोमोनास है ये फट जाएगा और उसके अंदर से ये चल बीजाणु बाहर आ जाएंगे पानी में और ये तैर सकते हैं। किसकी सहायता से? कशाभिका की सहायता से। ऐसे बीजाणुओं को हम क्या नाम देते हैं? भूलना मत, क्या? चल बीजाणु। तो आज के बाद कभी नहीं भूलना है, चल बीजाणु का उदाहरण क्या था? क्या? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, आइए किसकी बात कर रहे हैं? अचल बीजाणु की। देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी हम लोग यहां पर? अचल बीजाणुओं की। क्या होते हैं अचल बीजाणु? जो चल नहीं सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा, उस एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम दिखाई देगा। इस तरीके से एक डायग्राम आपको दिखाई देगा और ये डायग्राम जो है ये किसका है? भूलना नहीं है आप में, किसका ये डायग्राम है? बहुत अच्छे। कौन है भैया ये? पेनिसिलियम। वर्ड याद रखना है, कौन है ये? पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम कौन है? एक कवक है। कौन है बच्चा? कौन है ये पेनिसिलियम? ये एक कवक है। ठीक है, अब पेनिसिलियम से दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, आपको ये बिल्कुल नहीं भूलनी है। कई बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पेनिसिलियम वो कवक है जिससे सबसे पहला, सोचिए, जिससे सबसे पहला क्या खोजा गया था? प्रतिजैविक। जिससे सबसे पहला क्या खोजा गया था? सबसे पहला क्या खोजा गया था? प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब तबीयत खराब होती है तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स? क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक दे दो। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक, सबसे पहली प्रतिजैविक जिस वैज्ञानिक ने खोजी थी उसका नाम आपने याद रखना है। उसका नाम याद रखना। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यह हमारी छोटी कक्षाओं में आ जाता है। क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहली प्रतिजैविक की खोज करी थी। किससे खोज करी थी? एक कवक से खोज करी थी और उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम। और कौन सी जाति थी पेनिसिलियम की? यह भी याद रखिएगा। कौन सी? पेनिसिलियम नोटेटम। भूलना मत। कौन? पेनिसिलियम नोटेटम। कौन है? एक कवक है जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक प्रतिजैविक खोजी थी और उस प्रतिजैविक का नाम, मेरे ख्याल से यहां पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को पता होगा। क्या है? पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन कौन है भैया? पेनिसिलिन हमारी कौन है? प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन कौन है? प्रतिजैविक है। किससे खोजी गई है? पेनिसिलियम नोटेटम से। किसने खोजी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी है। कब खोजी है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। भूलना मत, कब खोजी थी ये? द्वितीय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस दौरान खोजी थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मैं आपसे पूछता हूं कैसे खोजी थी? जिसको पता है वो आंसर दे देगा। कैसे खोजी थी? याद रखना, गलती से खोज दी थी। कोई और काम कर रहा था, कर कुछ और एक्सपेरिमेंट रहा था, लेकिन गलती से क्या खोज बैठा? सबसे पहली प्रतिजैविक कौन सी? पेनिसिलिन। तो छोटे छोटे बिंदु हैं, आपने याद रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
पेनिसिलियम नोटेटम कवक से पेनिसिलिन सबसे पहली प्रति जैविक खोजी, कैसे खोजी? गलती से खोजी। कब खोजी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी। ठीक है, सिंपल था ना। अब आप कहेंगे क्यों बताया, ये डायग्राम क्यों बनाया? देखिएगा, ये जो पेनिसिलियम है, ये कवक जो है, इस कवक के शीर्ष पर, ध्यान से सुनना, इस कवक के शीर्ष पर किसका निर्माण हो रहा है? अचल बीजाणु का। किसका निर्माण हो रहा है बच्चों? अचल बीजाणु का निर्माण हो रहा है। और इन अचल बीजाणुओं को, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड पूछा जाता है, इन अचल बीजाणु जो इसमें मिल रहे हैं, किसमें मिल रहे हैं? पेनिसिलियम में मिल रहे हैं। भूलना मत, इनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया। ठीक है, तो ये मैं स्टार बना रहा हूं, इसको लिखिएगा। क्या? कोनिडिया क्या था? कोनिडिया एक प्रकार का, कोनिडिया एक प्रकार के क्या हैं? अचल बीजाणु हैं, जो कहां पर मिल रहे थे? पेनिसिलियम में मिल रहे थे। पेनिसिलियम कौन है? एक कवक है। बताए, ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? तो ये हमने किसकी बात कर ली है? ये हमने बात कर ली है, कौन सा? पांचवा प्रकार था हमारा, कौन सा? अलैंगिक जनन का। कौन सा बच्चों? बीजाणु जनन। तो कुल मिला के हमने 5 अलैंगिक जनन पढ़ लिए। सबसे पहला कौन सा? विखंडन, फिर मुकुलन, फिर हमने बात करी किसकी? विखंडी जनन की, फिर हमने बात करी है यहां पर पुनरुद्भवन की, और 5वां हमने पढ़ लिया है कौन सा? बीजाणु जनन। मैंने आपको बीजाणु बता दिया क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण बता दिया। चल बीजाणु का उदाहरण क्या था? क्लेमाइडोमोनास। अचल बीजाणु का उदाहरण क्या है? कोनिडिया, जो किसमें मिल रहा है? पेनिसिलियम में। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छे। चलिए आगे चल रहे हैं। आखिरी हमारा अलैंगिक जनन है कौन सा? कायिक प्रवर्धन। कौन सा पढ़ने वाले हैं हम यहां पर? कायिक प्रवर्धन। आइए देखते हैं। ये हटा रहा हूं मैं बेटा जी, ठीक है, लिख लीजिएगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट्स आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, YouTube पे आप जाइएगा, उस YouTube पे जहां पर जो वीडियो है, उस वीडियो के नीचे जो भी चीज लिखी हुई है, जैसे अध्याय पहला जीवों में जनन, वहां पर इस तरीके से इस तरीके से एक चीज होगी यहां पर, इस तरीके से उस पर क्लिक करिएगा और उसके नीचे कई सारी चीजें खुलेंगी जहां पर लिखा होगा नोट्स। ठीक है, वो नोट्स खोलिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आइएगा, आखिरी पढ़ रहे हैं हम यहां पर। कौन सा अलैंगिक जनन? कायिक प्रवर्धन। चलिए बच्चा, किसकी बात करने वाले हैं हम यहां पर? कायिक प्रवर्धन। क्या होता है कायिक प्रवर्धन? तो सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है साहब, कायिक प्रवर्धन किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। किस में मिलता है? पादपों में मिलता है। इट मीन्स क्या पादप अलैंगिक जनन करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। पादप भी क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं? भूलना नहीं है आपने। क्या नाम है उस विधि का? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या होता है कायिक प्रवर्धन? ये कायिक क्या होता है? तो देखिएगा, यहां पर जब हम पादपों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पादपों में 2 तरीके के भाग हैं। एक कहलाते हैं कायिक भाग और एक कहलाता है जननीय भाग। एक कौन से भाग है? कायिक भाग है, और एक कौन है? जननीय भाग है। जरा जल्दी से सोचिए, जननीय भाग जनन से संबंधित होएगा कि वृद्धि से संबंधित होएगा? और कायिक भाग जनन से संबंधित होएगा कि वृद्धि से संबंधित होएगा? मेरे ख्याल से उत्तर आप सभी जानते हैं, जननीय भाग वो होएगा जो किससे संबंधित होएगा? जनन से। जैसे पुष्प। तो पुष्प क्या है? एक लैंगिक संरचना है। पुष्प क्या है? एक जननीय संरचना है जो किससे संबंधित है? जनन से। जबकि आप जानते हैं कौन? तना, कौन? मूल, कौन? पर्ण या पत्ती, शाखाएं, ये सारी की सारी ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये सारी की सारी जो संरचनाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? आपकी कायिक संरचना।
ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि साहब कायिक प्रवर्धन में कहीं ना कहीं कायिक का मतलब क्या था कि पादपों में जो कायिक भाग हैं वो कौन है, यहां पर तना है, मूल है, पर्ण है, शाखाएं हैं, ये वो भाग हैं जो वृद्धि से संबंधित हैं, जनन से नहीं है। इतना समझ में आ गया। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन कुछ तने, कुछ मूल, कुछ पर्ण और कुछ शाखाएं जो हैं, क्या बोला मैंने, कुछ पादपों की क्या तने, कुछ पादपों की क्या मूल, कुछ पादपों के क्या पर्ण और कुछ पादपों की शाखाएं जो हैं, इन पर ध्यान से सुनना, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, इन पर क्या पाई जाती हैं, कुछ कलिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपस्थानिक कलिका। क्या नाम देते हैं, अपस्थानिक कलिका या कक्षस्थ कलिका। भूलना नहीं है भैया, क्या नाम दिया है हमने, अपस्थानिक कलिका या कक्षस्थ कलिका। और इन कलिकाओं के अंदर भैया क्षमता है क्या करने की, एक संपूर्ण जीव उत्पन्न करने की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कायिक का मतलब क्या था और प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा करना, किसी चीज को एनहेंस करना, बड़ा करना, क्या कहलाता है आपका, प्रवर्धन। तो सोच समझ के मुझे बताएं, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होगा, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुने, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, क्या कि पादपों में जो कायिक भाग होते हैं, फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, कुछ पादपों में, क्या बोला मैंने, कुछ पादपों में क्या होते हैं, कायिक भाग होते हैं। किसके कायिक भाग, या तो तने के, या मूल, या पर्ण, या शाखाएं, ये कौन है, कायिक भाग हैं, जिन पर क्या पाई जा रही हैं, आपकी कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जा रही हैं, कलिकाएं। उन कलिकाओं को क्या बोलते हैं भैया, अपस्थानिक कलिकाएं या कक्षस्थ कलिकाएं। और इन कलिकाओं को अगर अनुकूल परिस्थितियां मिली, क्या मिल गई, अनुकूल परिस्थितियां मिल गई, तो ये विकसित हो जाएंगी, किसमें, एक नया जीव बना देंगी। ठीक है, अब देखिए इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। यहां पर ज्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के रिस्पेक्ट में आपको सिर्फ उदाहरण मैं आपको एक दे रहा हूं। जैसे आपने नाम सुना है कंद, ठीक है, कंद क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, आलू है। ठीक है, कि साहब आलू जो होता है, देखिएगा इधर, ये एक आलू है और इस आलू के अंदर कुछ संरचनाएं मिलती है जिनको हम क्या बोलते हैं, आंख। ठीक है, और इन आंखों की, बिल्कुल इन आंखों के अंदर, ध्यान से सुनना, इस आंखों के अंदर क्या होती हैं, कुछ कलिकाएं होती हैं। इन कलिकाओं को क्या नाम दिया हमने, कक्षस्थ कलिकाएं। और ये कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं, ये क्या निर्माण कर देती हैं, एक जीव का निर्माण कर देती है। तो जरा सोचिए, आपके घर में अगर आलू रखा हुआ है, कुछ दिनों तक रखा हुआ है, तो इस आलू के ऊपर कुछ हरी हरी सी कुछ संरचना पैदा हो जाती है या नहीं हो जाती है, वो क्या है, एक नया आलू पैदा हो रहा है, एक नया जीव पैदा हो रहा है। तो जरा सोचिए, हमने क्या पढ़ा, कायिक प्रवर्धन में, कायिक का मतलब समझ में आ गया, कायिक प्रवर्धन किससे होएगा, तने से हो सकता है, मूल से हो सकता है, पर्ण से हो सकता है, शाखाओं से हो सकता है। मैंने एक सिंपल सा उदाहरण बताया, क्या, कंद, जो क्या है, एक प्रकार का, भूलना मत, आपसे पूछा जाएगा कंद का उदाहरण क्या था, आलू। आलू तना है कि मूल है, सोचिए, आलू तना है कि मूल है, याद रखना आलू एक क्या है, तना है। जबकि आलू के जैसा दिखने वाली कौन, शकरकंद जो होती है, वो क्या है, वो एक मूल है। कौन, शकरकंद, वो कौन है भैया, एक मूल है। तो दोनों अलग अलग हैं, भूलना मत। आलू कौन है, तना है, और शकरकंद कौन है, मूल है। और दोनों के अंदर क्षमता होती है, किसके अंदर, आलू के अंदर भी और शकरकंद के अंदर भी। क्या, इनके ऊपर छोटी छोटी क्या मिल रही हैं, कलिकाएं, जिनको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो क्या बना देगी, संपूर्ण जीव बना देगी। बालकों और बालिकाओं, आज हमने ये खत्म किया है क्या,